हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में दे रखा है। बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में कौन सा कथन आपको सही दे रखा है, यह आपको बताना है। दो कथन आपको बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में दे रखे हैं, जिसमें पहला कथन है कि उन्होंने कभी INC के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया, और दूसरा कथन दे रखा है कि मुंबई में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले ये पहले भारतीय बने थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या दोनों सही है, या ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है? तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि बदरुद्दीन तैयबजी ये एक भारतीय वकील थे, एक भारतीय बैरिस्टर थे। INC के तीसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो पहला कथन तो अपने आप में ही गलत हो गया। INC के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया, बल्कि इन्होंने कार्य किया था INC के तीसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था, और 1887 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1867 में मुंबई के पहले बैरिस्टर बने थे। बैरिस्टर किसको बोलते हैं? बैरिस्टर वकील को बोलते हैं। 1867 में मुंबई में पहले बैरिस्टर बने थे। उसके बाद में 1895 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद इन्होंने स्वीकार किया था, और 1902 के अंतर्गत मुंबई में उच्च न्यायाधीश का पद संभालने वाले ये पहले भारतीय बने थे। तो दूसरा कथन आपको यही दे रखा है, वह मुंबई में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने थे। तो दूसरा कथन आपको बिल्कुल सही दे रखा है। जो पहला कथन है वो आपको बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में गलत दे रखा है। कौन सा कथन सही था वो आपको बताना था, इसलिए केवल सेकंड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और बाद में नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है कि फर्स्ट में एक का कौन सा होगा। बिका देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दे रखी है। कुका विद्रोह है, पबना विद्रोह है, मपिला विद्रोह है, और किसान रामसोल बल। सूची सेकंड में ये बिहार से संबंधित है, महाराष्ट्र से, पंजाब से, या मालाबार से संबंधित है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं 1 मिनट के लिए और खुद से सोच सकते हैं कौन सा आंसर होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको दे रखा है कुका विद्रोह है। तो पहली बड़ी ब्रिटिश विरोधी प्रतिक्रिया, और 1857 में पंजाब के अंतर्गत लोगों के बीच में 1849 में प्रारंभ किए गए अपने नए राजनीतिक आदेश को चिन्हित करने का कार्य कुका विद्रोह ने किया था। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? पंजाब से है। दूसरा आपको दे रखा है पबना विद्रोह है। पबना विद्रोह, देखिए ये जो आंदोलन है वो बंगाल में भूमि के मालिकों के खिलाफ किया गया था, इसलिए पबना विद्रोह का जो संबंध है वो बंगाल से है। तीसरा दे रखा है मपिला विद्रोह है। तो मालाबार के मुसलमानों के द्वारा हिंदू और ब्रिटिश राज्य के खिलाफ में सांप्रदायिक दंगों की ये एक श्रृंखला थी। तो मपिला प्रकोप का संबंध होगा मालाबार से। और बाकी का बच गया किसान रामसोल बल, तो इनका जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है। रामसोल किसान बल महाराष्ट्र। ये आप देख लेना आपको कौन से कोड के अंतर्गत दे रखा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, मेन बात यही है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। देखो उपनिषद में आस्था कौन सा रखता है? रामकृष्ण मिशन रखता है, सत्य शोधक समाज रखता है, शिवा समाज रखता है, या फिर ब्रह्म समाज? उपनिषद में आस्था कौन सा रखता है? देखिए इनमें से होगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है वो उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए मूल रूप से इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की गई थी? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा मूल रूप में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि व्यवहारिक रूप में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, मूल रूप में इसकी स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसकी स्थापना जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ये उपनिषद में आस्था रखता है, ब्रह्म समाज इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1857 के सिपाही विद्रोह का हिस्सा था? कौन सा नेता 1857 के सिपाही विद्रोह का हिस्सा था? 3 आपको नाम दे रखे, नाना साहिब, शाहमल और कुंवर सिंह। और नीचे कूट दे रखे हैं, 1 और 3 ने भाग लिया था, 2 और 3 ने, या 1 और 2 ने, या फिर सभी सही हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें किसने भाग लिया था? देखिए नाना साहब। नाना साहब ने कहां से भाग लिया था? कानपुर से भाग लिया था। और शाहमल ने उत्तर प्रदेश से भाग लिया था। और कुंवर सिंह ने बिहार से भाग लिया था। जमींदार कुंवर सिंह बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो इन तीनों ने ही भाग लिया था, इसलिए आपको देखिए ये दे रखा है सभी सही है। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, कौन सा सही विकल्प है वो चुनना है। ध्यान से सुनना 1857 की क्रांति के बारे में। पहला कथन दे रखा है विद्रोह को कोई शाही संरक्षण प्राप्त नहीं था।
विद्रोह का कोई शाही संरक्षण प्राप्त नहीं था। यह आंदोलन है वो उत्तरी और मध्य भारत तक सीमित था। उत्तरी और मध्य भारत तक सीमित था 1857 का विद्रोह है। केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों असत्य हैं, या केवल सेकंड सही है? 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा सही है? देखिए 1857 का जो विद्रोह था वो उत्तरी मध्य भारत तक सीमित था, इसलिए उत्तरी मध्य भारत तक सीमित था, ये बिल्कुल सही है। संरक्षण की अगर अपन बात करें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका विद्रोह हुआ था, वो मुगल राजा बहादुर शाह जफर के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त किया गया था। तो इसमें प्राप्त नहीं था, ये गलत हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त किया गया था, इसलिए केवल सेकंड वाला जो आपको दे रखा है ऑप्शन फोर्थ में, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित के ऊपर विचार करना है। देखो 4 आपको दे रखे हैं, उसके बाद में नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत चीन पंचशील संधि, इनका क्रम आपको बताना है। देखिए यहाँ पर काल क्रम के अनुसार चुनना है, पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद में कौन सी हुई थी, उसके बाद में कौन सी संधि हुई थी, ये बताना है आपको। भारत चीन पंचशील संधि, कश्मीर क्षेत्र के ऊपर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पहला आम चुनाव, पहला संशोधन, या रियासतों का एकीकरण, पहले कौन सी घटना हुई थी? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में टाइम कम मिलता है तो। अब देखिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। सबसे पहले हुआ था रियासतों का एकीकरण। यह कब हुआ था? 1947 में। 1947 में रियासतों का एकीकरण हुआ था और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद देखो जो सेकंड नंबर पर हुआ था वो कश्मीर क्षेत्र के ऊपर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ये 1948 में हुआ था। ठीक है, इनकी डेट वाइज आपको क्रम के अनुसार ही निर्धारित करती हैं। पहले रियासतों का एकीकरण हुआ था, उसके बाद में कश्मीर क्षेत्र के ऊपर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद में 1951 में पहला संशोधन हुआ था, पहला संशोधन 1951 में। बाद में 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, जिसको पंचायती राज चुनाव के नाम से भी अपन जानते हैं। वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। बाद में भारत चीन जो पंचशील संधि है ये हुई थी 1954 में। तो काल के क्रम के अनुसार आपको निर्धारण करना था। तो 1947 में सबसे पहले रियासतों का एकीकरण हुआ, बाद में 1948 में कश्मीर क्षेत्र के ऊपर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद में 1951 में पहला संशोधन हुआ था, पहला आम चुनाव पंचायती राज हुए थे 1952 के अंतर्गत, और 1954 के अंतर्गत भारत चीन पंचशील संधि हुई थी। तो इनका क्रम आप देख लेना, आप कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है, मैंने आपको सारे बता दिए हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील संधि के 5 सिद्धांतों में नहीं था? पंचशील के जो 5 सिद्धांत आपको पता है उनमें से कौन सा नहीं था? अगर आपको 5 सिद्धांतों के बारे में पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए पंचशील के जो 5 सिद्धांत थे उसमें पहला था संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, यह पहला सिद्धांत था। दूसरा था पारस्परिक गैर आक्रामकता। तीसरा सिद्धांत था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। भारत और चीन के बारे में यह बात हो रही है। पहली बार 1954 में भारत एंड चीन ने एक संधि के रूप में इसको पंचशील का जो सिद्धांत है इसको दर्शाया था। चौथा जो सिद्धांत था वो था समानता और पारस्परिक लाभ। समानता और पारस्परिक लाभ था यहाँ पर, ये व्यक्तिगत लाभ यहाँ पर नहीं था। तो पंचशील के सिद्धांतों के अंतर्गत आपका तीसरा नहीं था। पांचवा जो सिद्धांत था ना वो था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पांचों सिद्धांत मैंने आपको बता दिए हैं। पहला था संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, दूसरा था पारस्परिक गैर आक्रामकता, तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, जो कि चीन आजकल बहुत ज्यादा कर रहा है। गलवान वैली के अंतर्गत लद्दाख में क्या हो रहा है वो सब आपको पता ही है। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ, पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इसके अंतर्गत तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि यह पंचशील के 5 सिद्धांतों में शामिल नहीं था। पंचवाणी और बिज्जक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये सिर्फ बिज्जक के बारे में तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। पंचवाणी और बिज्जक बताइए, कबीर, गुरु नानक या रविदास या फिर मीराबाई? देखिए पंचवाणी और बिज्जक, कबीर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 15वीं शताब्दी के ये संत थे कबीर। और बिज्जक के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो ये जो आपको बिज्जक रचना है, बिज्जक रचना कबीरपंथी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है और कबीर के द्वारा ही हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्मों की आलोचना करने का कार्य कबीर के द्वारा किया गया था। तो कबीर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु देव सिंह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों में से ही आंसर होगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है।
देव भी गलत है, अर्जुन भी गलत है। गुरु नानक इसका आंसर होगा। सिख धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक के जन्म की बात करें तो लाहौर के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और ये किसके शिष्य थे? गुरु नानक कबीर के शिष्य थे। अच्छा, गुरु नानक ने कई चीज़ों की निंदा की है, जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने को कई बार पवित्र माना जाता है, तो इसकी निंदा करने का कार्य गुरु नानक ने किया था। और जातियों के अंतर्गत जो भेदभाव है, जो रीति रिवाज हैं कई अलग ही तरीके से, उसका निंदा करने का कार्य गुरु नानक देव ने किया था। तो सिख धर्म के संस्थापक इनको कहा जाता है। ये गुरु नानक देव की एक प्रसिद्ध कहावत भी आपको कई बार एग्जाम में देखकर पूछी जाती है कि निम्न कहावत किस संत के द्वारा कही गई है। तो एक कहावत है, दुनिया की बुराइयों के बीच में सच्चाइयों का पालन करना। ये कहावत किसकी है? किसकी है? गुरु नानक की है। दुनिया की बुराइयों के बीच में सच्चाइयों का पालन करना। ठीक है। 10वीं और 12वीं शताब्दी के समय किस राज्य में लघु रूप चित्र विकसित किए गए? 10वीं और 12वीं शताब्दी के समय किस राज्य में लघु रूप चित्र विकसित किए गए? गुजरात के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर, झारखंड या फिर असम? तो देखिए इसका आंसर होगा गुजरात और राजस्थान के बीच में ये विकसित किए गए थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, केवल गुजरात है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। मुंडा और संथाल ये जो जनजातियां हैं वो कौन से राज्यों में पाई जाती हैं? मुंडा और संथाल जनजातियां कौन से राज्य में पाई जाती हैं? ये तो काफी फेमस क्वेश्चन आप सबको पता होगा। देखिए झारखंड, बंगाल और ओडिशा, झारखंड, बंगाल और ओडिशा की एक महत्वपूर्ण जनजाति है ये मुंडा और संथाल जनजाति, इसलिए ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। हम्पी, सूरत और मछलीपट्टनम आंध्र बंदरगाह है गुजरात और विजयनगर साम्राज्य का केंद्र, और नीचे आपको कूट दे रखे हैं, इसके आधार पर आपको बताना है। हम्पी, देखिए हम्पी जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन और विजयनगर साम्राज्य के केंद्र के रूप में है, तो हम्पी जो है वो आपका थर्ड से मिलान हो जाएगा। सूरत की बात करें तो गुजरात में है, मुगल काल के अंतर्गत श्रमिकों के ये व्यापार का केंद्र रहा है, तो सेकंड का सेकंड हो जाएगा। फिर आपको मछलीपट्टनम दे रखा है, तो मछलीपट्टनम आंध्र बंदरगाह हो जाएगा। कृष्णा नदी के डेल्टा और आंध्र तट का ये एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, तो आपको इसमें देख लेना CBA कौन से में दे रखा है? CBA आपको तीसरी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मंगलोर संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। मंगलोर संधि से कौन से युद्ध की समाप्ति हुई थी? पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था, या दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था, तीसरा हुआ था, या फिर चौथा हुआ था? मंगलोर संधि से कौन से युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो कौन से युद्ध की समाप्ति हुई थी? दूसरे अंग्रेज और मैसूर युद्ध की समाप्ति है वो कौन से? इस मंगलोर संधि से हुई थी। कांकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? कांकोरी षड्यंत्र केस कौन से वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था, 25 में, 1930 में, या फिर 35 में? कांकोरी षड्यंत्र क्या था? लखनऊ और कांकोरी के बीच में एक ट्रेन डकैती हुई थी, उसकी डेट आपको बतानी है। तो ये कब हुई थी? 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1925 को हुई थी एक ट्रेन डकैती लखनऊ और कांकोरी के बीच में। इसके ऊपर तो काफ़ी मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने देखी है तो 1925 इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा, और इनकी आत्मकथा थी सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये जो आत्मकथा है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है आपको बतानी है। अंग्रेजी में लिखी गई है महात्मा गांधी की आत्मकथा, या फिर बंगाली में, गुजराती में, हिंदी में, कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो काफ़ी स्टूडेंट होंगे ये सोचते होंगे कि हिंदी के अंतर्गत लिखी गई है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन बिल्कुल गलत है, हिंदी के अंतर्गत नहीं लिखी गई है। तो फिर सोच रहे होंगे कि पढ़े लिखे थे इसलिए अंग्रेजी में लिखी होगी, तो अंग्रेजी भी गलत है। बंगाल का काफ़ी प्रभाव था तो वहाँ से होगी, तो ये भी गलत है। गुजराती क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी, इनकी आत्मकथा थी सत्य के मेरे प्रयोग, ये गुजराती भाषा के अंतर्गत लिखी गई है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसका सेकंड पार्ट लेकर आना है, तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।